हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये इस सीज़न का आखिरी वीडियो है। सोलो लेवलिंग सीज़न 3 इस वीडियो के साथ एंड होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई है और अगर आप लोगों ने अभी तक पहले से लेकर आखिरी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके सारे एपिसोड्स को देखिए प्लीज़, बहुत अच्छे हैं सारे वीडियोज़। और दोस्तों, अगर आपको सीज़न 4 जल्दी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को सारे एपिसोड्स को एक साथ मिलाकर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी कर दूंगा। और तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। जिनवू अब अपनी सीट पर बैठने जा रहा होता है, लेकिन वहां सारे हंटर सिर्फ जिनवू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि उसने ही टॉमस एंड्रे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो अब भी हॉस्पिटल में है और आज के इस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड नहीं कर पाया। इसके बाद सभी हंटर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर स्टेज पे एक डॉक्टर आता है जिसका नाम ब्लिजर होता है। वो बोलता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गेट्स अपीयर होने लगे हैं और मॉन्स्टर भी अब काफी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। वो बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी भी डिटेक्ट की है। काफी ज्यादा मात्रा में मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो रही है और वो अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना रही है जिसको हम लोग फिलहाल मैजोस्फियर कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में फिलहाल अब 9 जगह ही ये मैजोस्फियर डिटेक्ट हुआ है और इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजोस्फियर साउथ कोरिया के आसमान में डिटेक्ट हुआ है। जिनवू ये सुनकर सोचता है कि ये 9 जगह ही क्यों, कहीं ये 9 मोनार्क को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। इसके बाद स्टेज पर माइकल आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, अगर आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया हो तो मुझे भी कुछ अर्जेंट अनाउंस करना है। उसके बाद माइकल सभी हंटर्स को क्रिस्टोफर रीड के बारे में बताता है कि उसे किसी ने मार दिया है। ये न्यूज़ सुनते ही वहां सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई किसी नेशनल लेवल हंटर को कैसे मार सकता है। वो आपस में बात करने लगते हैं, कहीं उसी हंटर का काम तो नहीं जिसने कल थॉमस एंड्रे के साथ फाइट किया था। मतलब जिनवू की बात कर रहे होते हैं। तभी माइकल बोलता है, हमें इस बंदे पर शक है कि इसने ही क्रिस्टोफर को मारा है। और वो जिनवू का फादर का फोटो दिखाता है। उसका फोटो देख के सब बात करने लगते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे हंटर जिनवू का हाथ नहीं है, लेकिन इस फोटो का चेहरा यहां बैठे किसी हंटर से मिलता जुलता लग रहा है। वो लोग पीछे घूमकर जिनवू का फेस से मैच करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से ही जिनवू का ऑरा फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग चाह करके भी अपना सर पीछे नहीं घुमा पा रहे थे और बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे एशियंस का फेस सेम ही होता है। फिर माइकल जिनवू के फादर के बारे में सारी डिटेल्स देता है कि वो कैसे डंजन से मिले और क्या क्या किया, सब कुछ। वो बहुत सारी क्लिप्स भी चलाता है, जिनमें से एक क्लिप डोंगसू के फाइट का टाइम का होता है। जिनवू नोटिस करता है कि उसमें उसके फादर कुछ बोल रहे हैं। वो ध्यान से समझने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उस वक्त वो हुआंग डोंगसू को धमकी दे रहे थे, अगर तुम गलती से भी कोरिया में अपने पांव रखते हो तो तुम अपनी मौत के बाद भी रेस्ट नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही जिनवू तुरंत ग्रीड को बुलाता है, यानी डोंगसू को कंफर्म करने के लिए। ग्रीड बताता है, हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही है, ये इंसान आपके फादर ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी वहां बाकी लोगों को तो हिम्मत नहीं होती पूछने की, लेकिन चाइना का 7 स्टार हंटर लुई माइकल से डायरेक्ट पूछ लेता है, इस सस्पेक्ट का जिनवू से क्या रिलेशन है। अब उसने पूछ लिया था तो माइकल को बताना पड़ता है, दोनों के बीच में फादर सन का रिलेशन है। जिसके बाद वहां सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी लुई डायरेक्टली जिनवू से पूछता है, अगर ये सस्पेक्ट सच में तुम्हारे मिसिंग फादर हुए और सारे हंटर उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाएं, तो तुम क्या करोगे। जिनवू बोलता है, हंटर का काम होता है मॉन्स्टर को हंट करना। अगर वो सच में कोई मॉन्स्टर हैं तो मैं खुद उन्हें हंट करूंगा, लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे फादर हैं और मॉन्स्टर नहीं हैं तो मैं उन सारे हंटर्स को हंट करूंगा जो उनके पीछे जाएंगे। मैं हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे दुनिया के सारे हंटर्स के साथ फाइट क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और हमें जिनवू के साथ एडम दिखाई देता है। वो जिनवू से पूछता है, क्या आपने जो अंदर कहा वो सच में आप मीन करते हैं।
जिनवू बोलता है हाँ बिल्कुल। तो एडम बोलता है अंदर टोटल 500 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे, 120 अलग अलग देशों से आए थे और उनके सामने इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की हिम्मत सिर्फ 2 लोगों के पास ही है। जिनवू पूछता है दूसरा कौन है? एडम बोलता है वो हंटर अभी हॉस्पिटल में है। ये लोग बात कर ही रही होते हैं, तभी वहां हंटर लुई आ जाता है और वो चाइनीज में कुछ बोलने लगता है। जिनवू एडम से पूछता है ये क्या बोल रहा है? तो एडम ट्रांसलेट करके जिनवू को बताता है। बेसिकली वो जिनवू की तारीफ करने आया था कि उसने जो जापान में जाइंट मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था उसके लिए। आपको याद हो उनमें से एक मॉन्स्टर चाइना चला गया था जिसको लुई ने मारा था। तब से वो जिनवू के बारे में क्यूरियस था कि आखिर वो कितना स्ट्रांग है, जो अब उसे पता चल गया है थॉमस एंड्रे वाली फाइट के बाद। जाने से पहले वो जिनवू को बोलता है मैं होप करता हूं कि सस्पेक्ट आस तुम्हारी फैमिली मेंबर ना हो, क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी वहां माइकल आ जाता है और जिनवू को अपने साथ लेडी सेलनर के पास ले जाता है। सेलनर को देख के जिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे फिर से वहां क्यों बुलाया गया। तो लेडी सेलनर पहले क्रिस्टोफर रीड वाला इंसिडेंट बताती हैं कि कैसे उसने एक सपना देखा था और क्रिस को वॉर्न करने गई थी, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और अपनी जान गंवा बैठा। जिनवू बोलता है क्या आप मुझे भी वॉर्न करने आई हैं? जिस पर लेडी सेलनर बोलती हैं नहीं, मैं आपको सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलने आई हूं, क्योंकि अब बहुत सारे पावरफुल हंटर मरने वाले हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। फिर वो बोलती हैं मुझे आज भी याद है जब उस दिन मैंने आपकी आंखों में झांकना चाह रहा था तो मैंने आपके अंदर एक एंडलेस पावर देखी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पावर से मिली मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी वापस चले जाओ और जाके वॉर की तैयारी करो। जिनवू बोलता है कि सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुझे ही क्यों बोल रही हैं, और भी तो बहुत सारे हंटर हैं। इस पे माइकल बोलता है सच बोलूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जब लेडी सेलनर ने आपसे हेल्प मांगने को बोला, लेकिन कल थॉमस आंद्रे के साथ फाइट देखने के बाद हमारा माइंड चेंज हो गया है। इस काम के बदले में हम कुछ भी देने को तैयार हैं, चाहे वो कमीज का रून स्टोन ही क्यों ना हो। जिसके बाद जिनवू भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देता है कि जो हंटर्स कॉन्फ्रेंस में आई थी उनके लिए एक पार्टी रखी गई है। वहां जिनवू भी गया होता है, उसके साथ जिन्हू भी होता है। वो अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। दोनों भाइयों के बीच में एक छोटा सा रियूनियन भी हो जाता है, क्योंकि अब जिनवू काफी फेमस हो चुका था तो कुछ कंट्री के गिल्ड जिनवू के साथ बिजनेस करना चाहते थे, जिसे जिन्हू हैंडल कर रहा था क्योंकि वो वाइस चेयरमैन था। इधर जिनवू को एडम एक लिस्ट लाके देता है। उसमें उन हंटर्स का नाम था जो खतरे में हो सकते हैं, जिन्हें लेडी सेलनर ने प्रोटेक्ट करने को बोला था। जिनवू देखता है कि उस लिस्ट में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स का नाम लिखा है, जैसे थॉमस आंद्रे, हंटर लुई, सिद्धार्थ बच्चन, ये सब। जिनवू सोचता है कि इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे, इसीलिए वो वहां खड़े सभी हंटर्स के अंदर अपना शैडो सोल्जर डाल देता है, ताकि अगर फ्यूचर में उनकी जान को खतरा हो तो वो तुरंत उनके पास जा सके। वैसे भी वहां सारी स्ट्रॉन्ग हंटर ही थी जिनका नाम लिस्ट में था। इसका एक और फायदा ये भी था कि जिनवू को पता चलता रहता कि उनमें से कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। तभी वहां उस हॉल में कोई जिनवू का नाम पुकारता है। जिनवू देखता है कि वहां थॉमस आंद्रे आ चुका है। वो जिनवू के पास आता है और बोलता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो बताता है ये जो तुम मेरा हाथ देख रहे हो इसमें मैजिक पावर की वजह से इतना डैमेज हुआ है कि डॉक्टर ने भी कह दिया है ये हाथ कभी कंप्लीटली रिकवर नहीं होगा। तो मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम चाहते तो मेरी पूरी गिल्ड को फाइट के बाद वाइप कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे किसी भी गिल्ड मेंबर की जान नहीं ली सिवाय डोंगसू के, जो कि इस फाइट के पीछे की वजह भी था। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने हम लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिनवू बोलता है क्योंकि ये लोगों ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था जिसका सजा मौत हो। ये सुनकर थॉमस बोलता है अच्छा समझ गया, और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो बोलता है कि हम लोग डोंगसू का फ्यूनरल प्लान कर रहे हैं। मुझे पता है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो मरने लायक था, लेकिन प्लीज हमें उसका प्रॉपर फ्यूनरल करने देना। और थॉमस आंद्रे फ्यूचर में जिनवू को डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। एक्चुअली में थॉमस आंद्रे जिनवू से काफी इंप्रेस्ड होता है कि उसने उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स को हार्म नहीं किया।
फिर टॉमस की मैनेजर जिनवू के पास आती है और उसे उसका कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह लेती है और बोलती है मेरे मास्टर आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए तो प्लीज बता दीजिए। जिनवू बोलता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बट उसकी मैनेजर बोलती है प्लीज मेरे मास्टर के लिए, आपने उनके लिए इतना किया तो उन्हें एक छोटा सा फेवर रिटर्न करने का मौका दीजिए, आपको जो भी कुछ चाहिए वो बता दीजिए। जिनवू बोलता है अगर ऐसी बात है तो एक डैगर मेरे लिए यूजफुल रहेगा, जिसके बाद टॉमस की मैनेजर भी चली जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में, जहां चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वो अपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ दिनों से उनका हार्ट काफी तेजी से बीट कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये सब शायद वर्कलोड की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने भी उन्हें बोला था कि अगर इसी तरीके से काम करते रहते हो तो अगले 6 महीने तक उनकी जान भी जा सकती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उन्हें अचानक से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो देखता है कि उनके सामने वाली चेयर पे कोई बैठा है। वो शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। हमें दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं, फ्रॉस्ट मोनार्क होता है। और इसके बाद सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही खत्म होता है सोलो लेवलिंग सीजन 3। लेकिन गलती मत करना, ये स्टोरी अभी एंड नहीं है, ये तो बस एक नई कहानी की शुरुआत है। जिनवू अभी सिर्फ उठा है, अभी उसकी असली पावर, असली वॉर और असली एनिमीज बाकी हैं। सीजन 4, सीजन 5 और उसके आगे भी जो आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा डार्क, इससे भी ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा डेंजरस होगा। अगर तुम रेडी हो उस नेक्स्ट लेवल के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये जर्नी अभी यहीं एंड नहीं होने वाली। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।